एनिमल किंगडम, एनिमल क्या है भाई? एनिमल से हम समझते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बिल्कुल खुद नहीं बना सकते। हम खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हम में क्लोरोफिल नहीं है। आप सूरज की रात रोशनी में बैठकर खुद फोटोसिंथेसिस करके फ्रूट नहीं बना सकते, सब्जी नहीं बना सकते, खुद आप पे कोई सब्जी या फ्रूट नहीं लग सकता। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए। सो जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में वो सब के सब हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, सब के सब अपना खाना खुद नहीं बना सकते और सब के सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो यूनिसेल्यूलर होता है। तो एनिमल से हमने क्या समझा? The organisms which are multicellular and are heterotrophic in their mode of nutrition, they are called as animals. ये जो एनिमल है, इस एनिमल में मैंने आपको बताया इस एनिमल किंगडम में बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स अलग अलग कैटेगरी के पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट फाइलम्स इन दिस एनिमल किंगडम। इस किंगडम में छोटे छोटे इस साम्राज्य में छोटी छोटी रियासतें हैं हमारे पास जिन्हें हम फाइलम्स कहते हैं। तो सवाल आता है कौन कौन सी फाइलम्स है भैया एनिमल किंगडम में? तो जवाब यहाँ पे तैयार है कि भैया सबसे पहली जो बिल्कुल नीचे वाले बंदे हैं वो है पॉरीफेरा। उसके बाद आते हैं नाइडेरिया, सी को चुप रखना है, साइलेंट है ये। फिर है सिलेंट्रेटा, दूसरा नाम है इसका। फिर है टीनोफोरा, उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्कहेल्मिन्थीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये सब एनिमल किंगडम के ही बंदे हैं। यहाँ पे पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं वो सबके सब क्या हैं भैया? नॉन कॉर्डेट है और दीज लास्ट आर कॉर्डेटा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल आता है भैया व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या हमें कैसे पता चला कि कौन से बंदे को हमने पॉरीफेरा में रखना है, कौन से बंदे को एनालिडा में रखना है, कौन से बंदे को मोलस्का में रखना है और कौन से बंदे को कॉर्डेटा में रखना है? तो व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? भैया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। एनिमल की बॉडी किससे बनी है? क्या एनिमल की बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल्स के जुड़ने से बनी है? तो बन गया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में। क्या एनिमल की बॉडी में सेल्स जुड़ के टिश्यू बना रहे हैं? तो बन गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखा गया है नाइडेरिया और टीनोफोरा में। क्या टिश्यूज जुड़ के ऑर्गन बना रहे हैं? तो बन गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ही फाइलम में देखा गया है, याद रखिए एक ही फाइलम में देखा गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज नामक कीड़े होते हैं। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है कीड़े, वर्म्स। तो ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगले वाले एक तरह के कीड़े हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म पहली फाइलम है। मैं आपको सवाल की तरह भी बता रही हूं कि किस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं नीट में कि कौन सी पहली फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। आप कहेंगे एस्केल्मिन्थीज नामक बंदों में सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया और वहां से लेके कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बात आती है भैया सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब होता है जब आप किसी एनिमल के आइडेंटिकल हाफ्स कर सकते हो। हाइपोथेटिकली क्या आप उसको दो इक्वल हाफ्स में तोड़ सकते हो? अगर तोड़ सकते हो तो वो एनिमल होगा सिमेट्रिक, अगर नहीं तोड़ सकते हो तो वो एनिमल होगा एसिमेट्रिक। पहले भगवान ने, नेचर ने ऐसे बना दिए बंदे, ऐसे 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 और बना दिए। तो कोई सिमेट्री नहीं है पॉरीफर्स में। पॉरीफर नामक जंतुओं में कोई सिमेट्री नहीं है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, याद रखिए। उसके बाद सबसे पहले जो सिमेट्री एनिमल्स में उभर कर सामने आई या एनिमल्स में डेवलप हुई वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? किसी भी वास लाइक, वास मतलब हिंदी में कहते हैं वास को गमला, फूलदान या अगर फूलदान को इमेजिन करो तो उसके आप आइडेंटिकल, आप उसको किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से काटोगे तो उसके आइडेंटिकल हाफ्स हो जाएंगे, इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। तो रेडियल सिमेट्री में एनिमल को किसी रेडियस से काटो जो कि उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो जो एनिमल होगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा। जैसे आप खीरे को आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो आइडेंटिकल हाफ्स उसके हो जाएंगे, रेडियली सिमेट्रिकल हो गया हमारा खीरा। या हमारे ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो है नाइडेरिया और टीनोफोरा। उसके बाद आई बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? जैसे अगर सपोज इफ वी टॉक अबाउट बाइलेटरल सिमेट्री, तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं
बाइलेटरल सिमेट्री में एक सिंगल प्लेन से, एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से बंदे को, ऑर्गेनिज्म को अगर आप काट कर दो आइडेंटिकल हाफ्स उसके कर पा रहे हो तो बाइलेटरल सिमेट्री है। जैसे हमें आप सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से कट करेंगे तो दो लेटरल हाफ्स हमारे हो जाएंगे, बन जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। तो जब एनिमल के दो लेटरल हाफ्स बन जाते हैं बाय कटिंग थ्रू अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में एनिमल्स का डिस्टिंक्ट जो है वो हेड बन गया, एक हेड बन गया धीरे धीरे। पहले हेड नामक चीज नहीं थी, पहले कोई एंटीरियर पोस्टीरियर साइड नहीं होती थी, पहले सिर्फ एक साइड होती, जिस तरफ को मुंह है ओरल एंड, जिस तरफ को पैर है या जिस तरफ को सरफेस से जुड़ा हुआ है वो अबोरल एंड। तो रेडियली सिमेट्रिकल जो एनिमल होते हैं उनमें आप ओरल एंड और अबोरल एंड डिफाइन करते हो, लेकिन जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आप कहते हो ये इसका इंटीरियर हिस्सा, ये इसका पोस्टीरियर हिस्सा, ये इसके लेटरल हिस्से, आपका और मेरा सामने वाला जो हिस्सा है आगे वाला फ्रंट वाला, दैट इज आवर वेंट्रल साइड एंड दिस इज आवर डोर्सल साइड। अब बहुत सिंपली आप इसको कर सकते हो, जैसे आप बेड पे लेट रहे हो, आपका बॉडी का हिस्सा टुवर्ड्स द रूफ इज कॉल्ड एज द वेंट्रल साइड, बेड के कांटेक्ट में या इस वॉल के कांटेक्ट में जो मेरा बॉडी का हिस्सा है वो मेरा डोर्सल साइड, वो मेरा डोर्सल साइड है, ठीक है, और ये दो मेरे लेटरल साइड है, ये मेरा इंटीरियर हिस्सा है एंड दिस पार्ट इज माई पोस्टीरियर हिस्सा। सो बाइलेटरल सिमेट्री जो है एडवांस टाइप ऑफ सिमेट्री है, याद रखिएगा। रेडियल सिमेट्री जो है वो प्रिमिटिव सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री डेवलप हुई सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थीज नामक फाइलम में। प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक एक्सेप्ट एक बंदों को छोड़ना है भैया, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तुमने स्टारफिश अगर देखी होगी तो स्टारफिश जो होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। सो एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के फ्रॉम एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा सब के सब कैसी सिमेट्री शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ऑलराइट, नाउ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती है भैया? समझो जैसे कोई सीड जर्मिनेट होके पूरा का पूरा प्लांट बनाता है, वैसे ही जब एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं तो उनके एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स नामक चीजें बनती हैं। जर्म लेयर्स जर्मिनेट होके पूरा एनिमल बनाएंगी। ये जर्म लेयर गैस्ट्रूला नामक स्टेज में बनती है। अब तुम कहोगे भैया ये गैस्ट्रूला क्या बला आ गई? भैया जब एनिमल की डेवलपमेंट देखते हैं तो जाइगोट से बनता है आगे एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड मोर्यूला। मोर्यूला आगे ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टूला में, और ब्लास्टूला आगे चेंज होता है गैस्ट्रुलेशन नामक प्रोसेस से इनटू स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला में जर्म लेयर्स ही हैं जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो या बेबी या ऑर्गेनिज्म या एनिमल बनाती हैं। याद रखिए अगर एनिमल की बॉडी में दो जर्म लेयर हैं तो एनिमल बन जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है, अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोडर्म होती है। उसके बाद अगर बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक नई लेयर आ जाती है जिसका नाम है मेसोडर्म, तो अगर मेसोडर्म डेवलप हो गई एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तो एनिमल कैसा बन गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जिस एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होंगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहां से बने? प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, याद रखिए। जबकि ये सब हमारे जो पीछे है जो कि पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, ये बेचारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीलोम। सीलोम क्या बला है? क्या है ये सीलोम? भैया सीलोम का मतलब होता है बॉडी वॉल और गट के बीच की जगह। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जगह को सीलोम कहते हैं। और यह सीलोम या बॉडी कैविटी मीजोडर्म से अगर बनी है तो ट्रू सीलोम कहलाती है। मीजोडर्म जो मिडिल वाली लेयर थी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, वो उस लेयर में बीच में अगर गैप आ जाता है तो एक कैविटी डेवलप हो जाती है, अंदर एक खाली जगह आ जाती है जिसे सीलोम कहते हैं। तो सीलोम क्या है? यह बॉडी वॉल और गट के दरमियान वो जगह है जो मीजोडर्म की वजह से बनती है। अब इस मीजोडर्म में प्लेस्ड होते हैं इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स। जैसे कि मान लो अगर सीलोम ना होती तो तुम्हारा दिल कहाँ रखा जाता, तुम्हारे किडनीज कहाँ रखी जाती, लंग्स कहाँ रखे जाते, लीवर कहाँ रखा जाता? तो भैया सीलोम वो जगह है जिसमें हमारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स बेचारे विराजमान है। तो सीलोम प्रोवाइड स्पेस फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन्स।
और रिमेंबर, बहुत सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात कि भैया अगर मीजोडर्म नहीं है जिन एनिमल्स में तो क्या वो सिलोमेट हो, क्या उनमें सिलोम होगी? तो तुम कहोगे नहीं, उनमें सिलोम कैसे होगी, क्योंकि उनमें मीजोडर्म है ही नहीं। तो बहुत सीधी सी बात आ गई। पॉरीफेरा में तो हम वैसे सिलोम डिफाइन ही नहीं करते, बट नाइडेरिया, टिनोफोरा, इनमें सिलोम, इनमें 2 जर्म लेयर हैं तो बन गई ये डिप्लोब्लास्टिक, और इनमें सिलोम नहीं है। एक और फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट, अगली फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, इसमें मीजोडर्म तो है क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर तुम देख रहे हो प्लैटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन इसमें सिलोम नहीं है सिलोम इसमें। मीजोडर्म सॉलिड अवस्था में है यहाँ पर, तो सॉलिड मीजोडर्म इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज इज कॉल्ड पेरेन्काइमा, पीपी। प्लैटीहेल्मिन्थीज में मीजोडर्म इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमा व्हिच एक्ट एज कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड मीजोडर्म है, मीजोडर्म कोई जगह नहीं तैयार कर रही है इसमें। तो रिमेंबर, जो आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और जो प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम है वो एसिलोमेट है, जबकि ये एक फाइलम एस्केल्मिन्थीज जो है स्यूडोसिलोमेट कहलाती है। स्यूडोसिलोम का मतलब है कि भाई इनमें बॉडी वॉल और गट के बीच में खाली जगह तो है, लेकिन वो खाली जगह मीजोडर्म से पूरी तरह से लाइन नहीं है। मीजोडर्म बेचारी स्कैटर्ड से पाउचेस में प्रेजेंट है इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट, थोड़ी सी यहाँ पाउच की फॉर्म में, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ। सो व्हेन मीजोडर्म इज नॉट फॉर्मिंग द लाइनिंग, आउटर लाइनिंग कैविटी की जो आउटर दीवार है वो मीजोडर्म की होनी चाहिए, ट्रूसिलोम की। अंदर की दीवार भी जो है वो मीजोडर्म की ही होनी चाहिए। ट्रूसिलोम का डिफाइनिंग फीचर यही है कि बाहर भी मीजोडर्म, अंदर भी मीजोडर्म, ठीक है। अब सूडोसिलोम में ना तो पूरी तरह बाहर है मीजोडर्म, ना पूरी तरह अंदर है मीजोडर्म। मीजोडर्म है बिखरे हुए पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आ गई सूडोसिलोम। फीचर है एस्केल्मिन्थीज का। सबसे पहले ट्रूसिलोम डेवलप हुई अगली वाली फाइलम में जिसका नाम है एनालिडा। एनालिडा नामक फाइलम में सबसे पहले ट्रूसिलोम डेवलप हुई, और याद रखिए ट्रू का मतलब होता है यू। सो एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सब के सब में ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है। सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बंधु ये बताओ सबसे पहले ट्रूसिलोम किस में डेवलप हुई, तो आपका जवाब टकाक से आना चाहिए एनालिडा। आपसे पूछा जाए कौन सी एक फाइलम है जिसमें सिलोम तो है लेकिन झूठी है, चल झूठी सिलोम है तू, तो चल झूठी सिलोम किस में है? एस्केल्मिन्थीज नामक फाइलम में। और जो आपकी इकलौती फाइलम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन उसमें मीजोडर्म सॉलिड स्टेट में है, वो कौन सी है? प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। अगला एक फीचर है वो है सेगमेंटेशन का, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब है छोटे 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 सेगमेंट्स हैं एनिमल की बॉडी में, तो मेटामेरिज्म शो कर रहा है वो। रिमेंबर 3 फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम में जो मेटामेरिज्म शो करते हैं। नाम है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ये मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन शो करते हैं। एनालिडा नामक जो एनिमल्स हैं, जैसे कि क्या तुमने अर्थवर्म देखा है मिट्टी में, केंचुआ इसे कहते हैं, यस केंचुआ। तो जो केंचुआ होता है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से डब्बे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है, इंटरनल सेगमेंटेशन भी है। आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नली, अगर तुमने कॉकरोच देखा तो उसकी बॉडी में तुम्हें सेगमेंट्स दिखते होंगे, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखी जाती है आर्थ्रोपोडा में। कॉर्डेटा में कुछ हद तक जो है वो इंटरनल सेगमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स हम कहते हैं, ठीक है। आगे हम इन सब फाइलम्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और बिल्कुल आपको ये सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने नोट्स तैयार रखे हैं आपके। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो ले सकते हैं इन नोट्स को। सिंप्लिसिटी के लिए बेटे मैं पहले तो यहाँ तो मैंने कंपेरेटिव अकाउंट बनाया है, लेकिन मैं ना आपको पहले पॉरीफेरा बताऊंगी, फिर नाइडेरिया के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना। पहले तो पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब होता है पोर, फरा का मतलब बियरिंग। वो एनिमल जिनके शरीर के ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं उन्हें पॉरीफेरा कहते हैं। तो इनको आप कहते हो पोर बियरिंग एनिमल्स। इनको हम इंसान को समझाना हो तो हम कहेंगे भैया ये स्पॉन्जेस है, इनके ऊपर छेद हैं, इनकी बॉडी के ऊपर छेद हैं, तो आप इनको छेदी लाल भी कह सकते हो। पूरी बॉडी के ऊपर इनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो जानवर होते हैं ये सब के सब एक्सक्लूसिवली
नहीं, मोस्टली ये एनिमल मैरीन या खारे पानी में या समंदर के पानी में तुम्हें मिलेंगे। इनके कुछ मेंबर जो हैं, इनके कुछ भाई बंधु फ्रेश पानी में भी पाए जाते हैं, जैसे नदियों में, तालाबों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। लेकिन आपसे पूछा जाए मोस्टली फ्रेश वाटर में है या मैरीन वाटर में है, जवाब आएगा मोस्टली मैरीन। फिर आपसे पूछा जाए कि भैया कोई एग्जाम्पल तो दो जरा फ्रेश पानी में जो पाया जाता है पोरिफेरा, तो आप कहेंगे स्पॉन्जिला। इनमें एक्सोस्केलेटन कुछ नहीं होता, बाहर कोई सुरक्षा का कवच इनके ऊपर नहीं होता। एंडोस्केलेटन इनकी, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, इनकी बॉडी में छोटे छोटे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स नामक एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जो स्पिक्यूल होता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो अगर स्पिक्यूल्स है तो या तो वो कैल्केरियस हो सकते हैं या सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहलाएंगे। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, छोटू से तो ये ऑर्गेनिज्म है, पिद्दू से, इनके ऊपर इनका कोई बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम है नहीं, तो इनमें ऑर्गन सिस्टम है नहीं, और इसमें जो फूड आएगा वो सीधा सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जब डाइजेशन होती है खाने की तो कहलाती है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनके अंदर नहीं है, दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, रिमेंबर वैसे तो एनिमल किंगडम में सबके पास न्यूरॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये इकलौती फाइलम है जिसमें न्यूरॉन नामक सेल्स नहीं पाए जाते, तो नर्वस सिस्टम में याद रखिए न्यूरॉन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं एनिमल? ये अपनी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उन टुकड़ों को रीजनरेट कर लेते हैं। प्रोसेस आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, और अपनी बॉडी के ऊपर ये प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिन्हें बडिंग कहते हैं। बडिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल बड को हम जेम्यूल्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक ही एनिमल में जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। इनमें फर्टिलाइजेशन एनिमल की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और डेवलपमेंट के लिए जो जाइगोट होता है ना, सीधा अडल्ट नहीं बनाता, जाइगोट पहले एक बंदा बनाता है, इंटरमीडिएट बंदा बनाता है, जिसको कहते हैं लार्वा। तो जब ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में फर्टिलाइज्ड एग और एडल्ट के दरमियान एक इंटरमीडिएट बंदा लार्वा प्रेजेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, अब मैंने आपको बताया कि इनमें एज इट इज कोई they do not have, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, they do not have any respiratory system, they do not how they obtain their food, how they do exchange of the gases। तो इसके लिए दे हैव वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, इनके पास एक चमत्कारिक चीज है जिसका नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। रिमेंबर, वाटर कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर तुम्हें ये एग्जामिनर लिख देता है ना यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट की जगह पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, तो वो गलत होगा, क्योंकि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज अ फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। वाटर कैनाल सिस्टम का दूसरा पर्यायवाची शब्द है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये स्पॉन्जेस में जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पानी इनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली अंदर और बाहर जाता रहता है, अंदर आता है बाहर जाता रहता है। अंदर आने वाले पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया, बाहर से जहां से पानी निकलेगा उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ये जो पानी अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, ये करता क्या है भैया? ये पानी अपने साथ खाना लेके आ रहा है, फूड गैदरिंग के लिए काम करता है। दूसरा, पानी अपने साथ रेस्पिरेटरी गैसेस लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जा रही है पानी के साथ। और मेटाबॉलिक वेस्ट भी इस पानी के साथ ही इसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम का काम है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ऑल राइट बेटे, इसमें तुम्हें एग्जाम्पल, हाँ एक और चीज, जो पानी का बहाव होगा वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, ऑस्क्यूलम की तरफ रहेगा। स्पॉन्ज की बॉडी से हमेशा पानी बाहर की तरफ निकलेगा, पीछे नहीं जाता। तो क्या है इनकी बॉडी के अंदर जो पानी के बहाव को हमेशा बाहर की तरफ रखता है, बाहर की तरफ या ऑस्क्यूलम की तरफ मेंटेन करता है? इनकी कैनाल में या इनकी स्पॉन्जोसील में जो इनकी कैविटी होती है, जिनमें ये अंदर पानी बह रहा होता है, उनमें एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स या फ्लैजेलेटेड सेल्स कहते हैं। फ्लैजेलेटेड सेल्स की जो फ्लैजेला होती है वो कश्ती के चप्पू की तरह काम करती है और पानी के बहाव को हमेशा ऑस्क्यूलम की तरफ मेंटेन करके रखती है। सो आप ये याद रखिए, कोइनोसाइट सेल्स हैं जो स्पॉन्जोसील या कैनाल को लाइन करते हैं। एग्जाम्पल पे सवाल पूछे जाते हैं, ये बंदा साइकॉन है, ये यूस्पॉन्जिया है और ये स्पॉन्जिला है। ठीक है, साइकॉन यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, और स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पोरिफेरा के बारे में।
चलिए अगर हम नाइडेरिया के बारे में भी चर्चा करते हैं, अभी नाइडेरिया का दूसरा नाम सिलिंट्रेटा होता है। ये जानवर मोस्टली मैरीन पानी में पाए जाते हैं। इनके कुछ भाई बहन फ्रेश पानी में भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा नामक एक बंदा फ्रेश पानी में पाया जाता है। इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन है, और जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन होता है उन्हें कोरल्स कहते हैं, जो स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम बनाते हैं। सो कोरल रीफ्स उन्हें कहते हैं। कोरल रीफ्स शैलो ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं, टेम्परेट पानी में कोरल रीफ्स नहीं होते। कोरल रीफ्स में सबसे बड़ा कोरल है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दैट्स द लार्जेस्ट कोरल रीफ, ठीक है, विच आर स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम इन द शैलो ट्रॉपिकल वाटर। इनमें याद रखिए जो खाने की डाइजेशन है पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर और फिर इंट्रा सेल्यूलर होती है। तो खाने की डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर और फिर इंट्रा सेल्यूलर। स्पॉन्जेस में ध्यान से देखना इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। नाइडेरियंस में सबसे पहले न्यूरॉन्स डेवलप हुए, और उन न्यूरॉन इनमें डेवलप हुए उन्हें एपोलर न्यूरॉन कहते हैं। एपोलर न्यूरॉन का मतलब आप जो सेल प्रोसेस सेल बॉडी से अराइज हो रहा है, जो सेल प्रोसेस सेल बॉडी से अराइज हो रहा है, वो एक टाइम पे इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर भी लेके जा रहा है और इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ भी लेके आ रहा है। कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब ना तो ये एक्सॉन कहलाया सही मायनों में, ना ये डेंड्राइट कहलाया। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं एपोलर न्यूरॉन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखी जाती है। गैमीट जो होते हैं पानी में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से देखी जाती है। इन एनिमल्स में एक पर्टिकुलर फीचर है कि इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर, इनके पूरे शरीर के ऊपर और इनके ऊपर जो ये अपना प्रेडेटर कैच करने के लिए यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स, उन्हें टेंटेकल्स कहते हैं। तो इनकी बॉडी सरफेस और टेंटेकल्स के ऊपर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें नाइडोब्लास्ट कहते हैं। सो रिमेंबर, नाइडोब्लास्ट नामक सेल्स की वजह से ही इनका नाम नाइडेरिया पड़ा। नाइडेरिया मतलब इनके पास कौन से सेल विराजमान है? नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम है, नाइडोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल्स भी इन्हें कहते हैं। यह निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट इनमें क्या क्या काम करते हैं? अगला सवाल भैया, इनको किसी सरफेस के साथ अगर चिपकना है तो उसके लिए मदद करेंगे, एंकरेज के लिए हेल्प करेंगे, दुश्मन के साथ लड़ने में डिफेंस में ये मदद करेंगे, पैरालाइज कर देते हैं दुश्मन को, क्योंकि इन नाइडोब्लास्ट के अंदर एक तरह का घड़ा होता है जिसमें भरा होता है हिप्नोटॉक्सिन, और वो दुश्मन को कर लेता है हिप्नोटाइज, पैरालाइज कर देता है। ब्लू आइज नहीं है इनके पास है स्टिंगिंग सेल के अंदर एक तरह का कैप्सूल जिसे स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, निमेटोसिस्ट जिसे कहते हैं। निमेटोसिस्ट के अंदर देखो, निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट के अंदर एक घड़ा जिसे निमेटोसिस्ट कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हिप्नोटॉक्सिन, जो डिफेंस में भी हेल्प करता है और साथ में कैप्चर ऑफ प्रे, खाना भी प्राप्त करने में हेल्प करता है। ये मेटामॉर्फिज्म क्या शो करते हैं? मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये जो एनिमल है ये बहरूपीय है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम ऐसे ही दिखेंगे, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे ही दिखेंगे सिंपल से। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो रंग रूप का, मतलब ऐसे होगा कि कोई ज्यादा गोरा, कम गोरा, लंबा, छोटा, ऐसे। बट ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा आदमी जिसकी 4 टांगे हैं, 4 हाथ हैं। यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग 2 रूपों में पाए जाते हैं। अलग दो रूप है इनके, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरली 2 ही रूप हैं इनके, मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। और वो 2 रूप कौन से हैं? एक रूप है पॉलिप और दूसरा है मेडूजा। जो पॉलिप रूप है इनका, वो सरफेस के साथ बेचारा चिपका रहता है, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंडर लाइक होता है। एग्जाम्पल, जो एनिमल पॉलिप स्टेज में पाए जाते हैं वो है एडम्जिया और हाइड्रा। कौन है? एडम्जिया और हाइड्रा। मेडूजा जो होता है वो फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला की तरह दिखने वाला बंदा होता है, नाम है आयुरेलिया। नाइडेरिया में रिमेंबर, जो ओबेलिया नामक बंदा है वो अपने जीवन काल में इन दोनों रूपों में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। बड़ा ही अजीबोगरीब ये प्राणी है कि ये पॉलिप स्टेज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडूजा बना लेता है और मेडूजा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप बना लेता है। इसके मजे हैं, पॉलिप से मेडूजा, मेडूजा से पॉलिप। तो ये प्रक्रिया कहलाती है मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब अपने जीवन काल में आप 2 अलग अलग तरह की जनरेशन में रह सकते हो, इसे
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आपका सवाल है आज का कि बताइए प्लांट्स में दिख रही जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उससे ये वाली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे डिफरेंट है। हाउ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन seen in the obelia is different from that of plants। तो आप ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में काइंडली कृपया करके जरूर दीजिएगा, आपसे अनुरोध है ये, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नाइडेरियन के एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल बेस्ड सवाल आते हैं भैया। आयुरेलिया, आयुरेलिया है ये मेडूजा फॉर्म में रहता है। अभी मैंने आपको बताया छाते की तरह इसकी शक्ल सूरत होती है, इसमें टेंटेकल नीचे की तरफ होते हैं। डम्जिया पॉलीफॉर्म में रहता है, ये देखिए सिलिंड्रिकल इसकी बॉडी है, इसमें टेंटेकल ऊपर की तरफ होते हैं। और ये आपका क्यूट सा फ्रेश पानी में रहने वाला इनका भाई है, इसका नाम हाइड्रा है, इसे फ्रेश वाटर पॉलिप भी कहते हैं। राइट, याद रखिएगा कि ये है एक तरह का कोरल जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। हमारे ब्रेन में जैसे अल्टरनेट एलिवेशंस और डिप्रेशंस होती हैं वैसे ही इसमें सल्काई और गायराई की तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको। ये मिंड्रीना है, मिंड्रीना को आप ब्रेन कोरल कहते हैं। ब्रेन कोरल, मैन ब्रेन इस्तेमाल करता है, मैन मिंड्रीना क्या इस्तेमाल करता है, हम ब्रेन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो मिंड्रीना ब्रेन कोरल हो गया, ठीक है। ये वाला बंदा है, इस बंदे का नाम है बेटे, इस बंदे का नाम है सी पेन। जो पुराने महाकाव्य लिखते थे ऋषि मुनि, उनके पेन की तरह, उनकी कलम की तरह इसकी शक्ल सूरत है, सी पेन कहते हैं। नाम है पेनेट्यूला, पीपी पेनेट्यूला सी पेन। ये सायोनारा टाइप एक फैन की तरह है और इसको कहते हैं हम सी फैन। ये सी फैन है, नाम है इसका गोर्गोनिया। गर्मी लगती है तो फैन इस्तेमाल करते हो, गर्मी लगती है तो फैन इस्तेमाल करते हो, तो ये गर्मी में इस्तेमाल किया जाने वाला फैन है, नाम है इसका गोर्गोनिया। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया गर्मी और ये है फैन, सी फैन, ठीक है जी। अब इसके बाद अगले वाले बंदे हैं हमारे डिस्कशन में और वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम कहते हैं वॉलनट। वॉलनट समंदर में पाए जाने वाले वे वॉलनट की तरह दिखने वाले जानवर हैं, इन्हें सी गूसबेरीज भी कहते हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे भाई बहन सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इनमें डाइजेशन नाइडेरियन की तरह पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है और फिर इंट्रा सेल्यूलर होती है। इनकी बॉडी के ऊपर आपको ये 8 प्लेटें दिख रही हैं। इन प्लेट्स को आप कॉम्प्लेट्स कहते हो। ये कॉम्प्लेट्स इनको चलने में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन के लिए हेल्प करती हैं। इनको आप कॉम्ब जेलीज कहते हो, इसलिए इनको क्या कहते हो, कॉम्ब जेलीज। इनका तीसरा नाम हो गया कॉम्ब जेलीज। याद रखिए ये बड़े ही क्यूट से प्राणी होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्यारा सा जुगनू जो है अंधेरे में रोशनी करता है, वैसे ही ये समंदर में बड़े ही चमकीले से क्रिएचर होते हैं। कैसे एक्चुअली हाउ दे प्रोड्यूस द लाइट, जो चांद की रोशनी होती है वो इन कॉम्प्लेट्स में जो सीलिया होती है, देयर आर सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इन कॉम्प्लेट्स के अंदर बहुत सारी सीलिया होती है। तो जब चांद की रोशनी इन सीलिया के ऊपर पड़ती है तो वो सीलिया इस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, जिसकी वजह से ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्सटर्नली गैमीट्स की फ्यूजन होती है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और इनमें भी फर्टिलाइज्ड एग और एडल्ट के बीच में इंटरमीडिएटरी स्टेज होती है, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनमें, नॉट डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये बंदा है प्लूरोब्रैकिया। कौन है, प्लूरोब्रैकिया। और दूसरा नाम है टीनोप्लाना। दो बंदे हैं टीनोप्लाना, टीनोप्लाना टीनोफोरा में। टीनोप्लाना कौन सी फोरा में, टीनोफोरा में। और दूसरा है ये वाला बंदा, इसका नाम है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। अगली फाइलम आ गई हमारी प्लैटीहेलमिन्थीज। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म। जैसे तुमने आटा लिया, ऐसे आटा गोल किया और उसको ऐसे चपेट मार दी, हो गया फ्लैट। डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों से फ्लैट हो गया, कॉमनली कहलाते हैं फ्लैट वॉर्म। तो इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। ये कीड़े फ्री लिविंग, अपनी मर्जी से मनमौजी फ्री लिविंग रह सकते हैं, लेकिन कई दफा ये पैरासिटिक भी होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, जब एलिमेंट्री कैनाल की एक ही ओपनिंग होती है,
खाना अंदर ले जाने के लिए और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये कहलाता है। तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन शो करते हैं, खाना इनके गट के अंदर, इस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो सेल के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है खाना, इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहलाती है। रिमेंबर, एक तरह के कीड़े हैं इनके, एक तरह के इनके भाई हैं जिनको कहते हैं टेपवर्म्स। टेपवर्म्स नामक प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये नोट डाउन कर लिए। कौन से प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता? तो आप कहेंगे टेपवर्म्स। आपसे पूछा जाए क्यों नहीं होता, क्योंकि वो खाने को अपनी बॉडी सरफेस से सीधा ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये उस तरह से हो गया, मान लो तुम पिज्जा शॉप पे गए और तुमने सारे पिज्जा को, जितने भी पिज्जा हैं वहां पे हैं, ऑब्जॉर्ब कर लिया स्किन के थ्रू, पेट तुम्हारा भर गया, तुम्हें पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। सो टेपवर्म जो होते हैं खाने को सीधा अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। इन फ्लेम सेल्स में बंडल्स ऑफ सीलिया फ्लिकरिंग फ्लेम, जलती हुई रोशनी की तरह दिखते हैं, इसलिए कहते हैं इनको फ्लेम सेल। मशाल की तरह सीलिया दिखते हैं लिविंग वॉर्म में, जिंदा वॉर्म में जो फ्लेम सेल्स हैं उनमें बंडल ऑफ सीलिया फ्लेम की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। रिमेंबर, इनका एक भाई है इनका जिनका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक प्लेटीहेल्मिन्थीज में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, ठीक है। इसको जितने मर्जी टुकड़ों में तोड़ दोगे ये है अपनी आर्मी बना लेगा, तो हर टुकड़ा अपने आप को रीजनरेट करके पूरा का पूरा प्लेनेरिया तैयार कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखी जाती है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने आपको बताया फ्लैटवर्म्स की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, और जो पैरासाइट होते हैं उनके पास हुक्स और सक्कर्स होते हैं ताकि वो अपने आप को होस्ट की बॉडी के साथ न चिपका के रख सके। आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड सवाल जरूर आते हैं, तो रिमेंबर ये वाला जो बंदा है जो टेप की तरह दिखता है उसको टेप वॉर्म कहते हैं। पॉर्क खाने की वजह से, कच्चा पॉर्क खाने की वजह से, और ऑफ कोर्स मीजली पॉर्क खाने की वजह से इस कीड़े का इन्फेक्शन होता है। नाम है टीनिया टेपवर्म। ये वाला कीड़ा है फेसियोला, लीवर के अंदर पाया जाता है, शीप और गोट की लीवर के अंदर पाया जाता है। इसे लीवर फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है पत्ते की तरह। सो लीफ लाइक इसकी बॉडी है, लीवर के अंदर ये पाया जाता है, नाम आ गया लीवर फ्लूक, और फेसियोला इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। आइए अगर हम आगे बात करते हैं एस्केल्मिन्थीज के बारे में। एस्केल्मिन्थीज की बॉडी जो है वो क्रॉस सेक्शन में राउंड होती है, सर्कुलर होती है। जैसे आप इसके टुकड़े करो, आपने इस पेन के अगर टुकड़े किए तो टुकड़ा या अंगूठी के टुकड़े किए तो आपको ऊपर से जो दिखेगा चीज वो गोल दिखेगा। तो देयर बॉडी अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई these कीड़ास are called as roundworms as their body appears circular in cross section। एस्केल्मिन्थीज की ये वाले कीड़े या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। इनमें रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट फाइलम, ये पहली फाइलम है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनी और इनके पास मस्कुलर फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जब डाइजेशन होती है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है जो कि एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकलती है। इनमें रीजनरेशन के बारे में बात कुछ नहीं की हुई है। सेक्सुअली रिमेंबर डायोशियस है, डायोशियस का मतलब सेक्सेस सेपरेट, डाई का मतलब दो, ईशियस का मतलब हाउसेस, मतलब मेल अपने घर में रहता है, फीमेल अपने घर में, मेल अलग बॉडी है और फीमेल अलग बॉडी है, डायोशियस हो गए। फीमेल जो फर्टिलाइजेशन है गैमीट की वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हो सकती है। ये पहली फाइलम है जैसे मैंने आपको बताया जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया है। और रिमेंबर ये एनिमल को आप पहचान सकते हो एक्सटर्नली देखकर ही कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, कि मात्र देखने से पता चल जाए भैया कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती है ये फाइलम। जो फीमेल होती हैं वो लंबी होती हैं मेल्स की तुलना में, और मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है, फीमेल का स्ट्रेट होता है, मेल का कर्व्ड होता है। तो रिमेंबर ये वाला कीड़ा मेल एस्कैरिस है और ये वाला कीड़ा फीमेल एस्कैरिस है, ठीक है।
इसके बाद अगली वाली फाइलम है ये वाली एनालिडा। एनालिडा शब्द लिया है एनुलस से। एनुलस का मतलब होता है छोटी छोटी रिंग्स। तो जिन एनिमल की बॉडी में छोटी छोटी रिंग्स आपको दिखेंगी उन्हें आप एनालिडा कहते हैं। ये वाले जंतु जमीन और पानी दोनों जगह पाए जा सकते हैं। इनमें मेटामेरिज्म देखी जाती है, इनमें सेगमेंटेशन देखी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिटिल रिंग होती है इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर, इसलिए इनको सेगमेंटल वॉर्म्स भी कह देते हैं। एनालिडा को सेगमेंटल वॉर्म्स भी कह देते हैं। इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स डेवलप हो गए लोकोमोशन के लिए। और याद रखो एक तरह का एनालिड होगा नेरीज, एंड नेरी नहीं है ये, नेरीज है ये। नेरीज पानी में पाया जाने वाला एक एनालिड होता है जिसमें बॉडी वॉल की एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, पैरापोडिया। और वो पैरापोडिया पी प्रोजेक्शन, पैरापोडिया क्या है? प्रोजेक्शन किसकी? बॉडी वॉल की। तो प्रोजेक्शन है बॉडी वॉल की पैरापोडिया जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्सोस्केलेटन इसमें कुछ नहीं होता। एंडोस्केलेटन रेस्पिरेशन बॉडी सरफेसेस या स्किन से, ऐसी रेस्पिरेशन कहलाती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन इनमें होती है नेफ्रीडिया नामक सेल्स के थ्रू। और नर्वस सिस्टम इनमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन्स इनके पास आंखें हैं और टेंटेकल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब जब दोनों ही सेक्सेस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर हैं। एग्जाम्पल है अर्थवर्म और लीच, मोनोइशियस हो गए। डायोशियस में एग्जाम्पल है नेरीज। नेरीज जो है वो डायोशियस है, और मोनोइशियस में आ जाएगा ई और एल, दैट इज अर्थवर्म एंड लीच। EL जो है वो मोनोइशियस है। वैसे इस तरह की न्यूमोनिक काम नहीं करते, लता जरा पानी ले दे दे एंड ऑल। रिमेंबर, आप सब कंफ्यूज कर जाओगे अगर एनिमल किंगडम में आप दुनिया भर के न्यूमोनिक पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है आपको याद होगे। दे विल ऑल गेट कंफ्यूज्ड, you will lose your everything if you will go with such a mnemonic, because आपको अथाह इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी होती है। तो हमेशा कॉन्सेप्चुअली जाएं, और वो आपको रिकैपिचुलेट करना या रीइमेजिन करना या रिकॉल करना इजी होता है। ठीक है, मोनोइशियस अर्थवर्म हो गया और लीच हो गया, डायोशियस हो गया नेरीज। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकती है इनमें। एनालिडा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जा सकती है, दोनों तरह की। ये पहली फाइलम है जिसमें मेटामेरिज्म और ट्रू सीलोम आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये बंदा दिखाया जाए, ये एनालिड ही है, नाम है इसका नेरीज। मिट्टी में पाया जाता है, कोस्टल एरियाज की मिट्टी में पाया जाएगा नेरीज सैंडवर्म। और आपको दिख रही है लेटरल प्रोजेक्शन बॉडी वॉल की भी दिख रही है आपको याद है मैंने इनको बताया, ये पैरापोडिया होते हैं। ये हिरुडिनेरिया है, ये कैटल की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, इसको लीच कहते हैं। इसको रक्त चूसक एक्टोपैरासाइट है, ये ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है, लीच है ये। और ये मिट्टी में पाया जाने वाला वो कीड़ा है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसे फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं, और नाम है इसका अर्थवर्म। तो ये सब एनिमल जो है हमारी एनालिडा फाइलम के थे। आर्थ्रोपोडा नामक जो फाइलम है भैया, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। याद रखो जो ये आर्थ्रोपोडा है, ये जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ी फाइलम है पहले तो एनिमल किंगडम की। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा का मतलब अपेंडेजेस। भैया जिसके एंटीने, जिसकी टांगे सब जुड़ी हुई होंगी, उसमें जोड़ प्रेजेंट होंगे, एक जोड़ दूसरा जोड़, ज्वाइंट प्रेजेंट होंगे उसमें। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जिनमें होती है। ये जानवर टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों जगह पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, एक सिर, एक थॉरेक्स और इनका पेट, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। चलने के लिए इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं। एक्सोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है और वो काइटिन का बना होता है। काइटिन एक तरह का होमोपॉलीसेक्राइड होता है जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन नामक सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है जो आर्थ्रोपोडा और फंगस में पाया जाता है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, अगर पानी में होते हैं। बुक गिल्स होते हैं, बुक गिल्स लिमुलस नामक आर्थ्रोपोड में होते हैं। ट्रैकिया होता है कॉकरोच में। बुक लंग्स स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में होते हैं।
एक्सक्रीशन के लिए इनके पास माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, एंटिनल ग्लैंड है और कॉक्सल ग्लैंड्स हैं। नर्वस सिस्टम वैसे ही जैसे एनालिडा का था, जैसे मैंने आपको बताया डबल वेंट्रल और सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है। देखने के लिए आंखें हैं, आंखें इनकी दो प्रकार की, एक सिंपल आइज और एक कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज छोटी छोटी सब यूनिट से बनी होती है जिन्हें कहते हैं ओमेटिडिया, और साथ में एंटीनी और स्टेटोसिस्ट नामक सेंस ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस जो है मोस्टली ये डायोशियस होते हैं, दैट इज they have separate male and female partners. Usually fertilization फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। डेवलपमेंट अगेन इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह की हो सकती है। आपके पास एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप कहेंगे भैया पहली बंदी है, ये बड़ी ही क्यूट सी हनी बी एपिस है जो हमें हनी देती है और वैक्स देती है। लैसीफर नामक इंसेक्ट से हमें लाख मिलता है, जिससे हम लाख की चूड़ियां बनाते हैं। लाख हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने लक्ष्य गृह का निर्माण किया था। लैसीफर से मिलता है। लैसीफर नामक इंसेक्ट से या मौत से मिलता है हमें लाख। और उसके बाद बॉम्बिक्स से हमें मिलता है सिल्क, इसलिए सिल्क मॉथ कहते हैं। वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेटा बीमारियां फैलाते हैं, जैसे एनाफिलीज नामक मच्छर मलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स नामक मच्छर एलिफेंटियासिस फैलाता है, एडीज नामक मच्छर क्या फैलाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप एडीज मच्छर क्या फैलाता है। और ये भी जरूर बताइए मेल मच्छर बीमारियां फैलाते हैं या फीमेल मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, और कौन से अगर फैलाते हैं तो क्यों फैलाते हैं, ये जवाब जरूर दीजिए यार। कृपया करके हे भारत के बच्चों पढ़ना शुरू करो और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पूरी शिद्दत के साथ तुम पढ़ोगे तो पूरी कायनात तुम्हें नीट का पेपर क्लियर कराने में लग जाएगी। ठीक है। आगे लिविंग फॉसिल में एग्जांपल है लिम्यूलस का नाम है किंग क्रैब। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, ग्रिगेरियस का मतलब जो ग्रुप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते। हनी भी जो है वो ग्रुप में रहती है और ये सोशल है। सोशल का ऑपोजिट होता है ग्रिगेरियस। सोशल का मतलब एक दूसरे की मदद करना, ग्रिगेरियस का मतलब तू कौन और मैं कौन, दो अलग ये ग्रुप में तो रहते हैं बट एक दूसरे की मदद नहीं करते। ग्रिगेरियस पेस्ट है, नाम है लोकस्ट। आगे मैंने इनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये सब के सब मच्छर हैं, ये मच्छर हैं, ये लोकस्टा है और ये आपका ल्यूमुलस है, किंग क्रैब है, ये आपकी सिल्क मॉथ है क्यूट सी, ये हनी बीज के मेंबर्स हैं, ये आपका एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये क्यूलेक्स। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं मोलस्का नामक बंदों के ऊपर। मोलिस शब्द से मोलस्का बना है। मोलिस का मतलब है मुलायम से, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स ये कहलाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल और पानी दोनों में पाए जा सकते हैं, मिट्टी और पानी दोनों में पाए जाते हैं। इनके शरीर के 3 भाग हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। कुब्बड़ सा इनके बॉडी के ऊपर होता है जिसे विसरल हम्प कहते हैं। चलने के लिए ये मस्कुलर फुट का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के ऊपर इनके कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है। इनके मुंह में एक फाइलर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं उसे, और वो रेड्यूला होता है जो खाने को मैस्टिकेशन करने में, चबाने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन गिल्स से होती है इनमें। जो मोलस्का हैं वो डायोशियस हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मैं छोटा सा प्यारा सा न्यूमोनिक था बनाया था थोड़ा सा मोदी करके, सॉरी मोदी जी। वैसे तो ये मतलब सूचना जनहित में नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए मोदी का मतलब होता, मोदी का यहाँ पे मतलब है मोलस्क, एम से मोलस्क, ओ से ओविपेरस, देन डी से डायोशियस, आई से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये शो करते हैं। ठीक है। इनकी बॉडी में एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, और उसको मेंटल कहते हैं। जैसे विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल होता है, एक पतली सी लेयर होती है स्किन की, उसे मेंटल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटल और विसरल हम्प के दरमियान थोड़ा सा एक फासला होता है, गैप होता है, उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। जैसे मान लो ये विसरल हम्प और ये मेंटल, विसरल हम्प और मेंटल के दरमियान जो फासला है उसे मेंटल कैविटी कहा। इस मेंटल कैविटी में फैदर लाइक है, फैदर की तरह
पंखों की तरह एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं, और गिल्स जो होते हैं इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों के लिए मदद करते हैं। एग्जाम्पल आ गया सेपिया, कटल फिश। रिमेंबर आपसे पूछा जाए कटल फिश फिश ना हो के क्या है, तो आप कहेंगे मोलस्क है। लोलिगो स्क्विड है, एप्लाइजिया सी हेयर है, कीटोप्ल्यूरा काइटन है, पिंकटाडा पर्ल ओस्टर है। बचपन में जैसे बार बार टेबल पढ़ के आपको आज तक लर्न है वो, वैसे ही आपको बार बार ये पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा और याद हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। उसके अब इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा का मतलब स्किन। जिन एनिमल की बॉडी के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं हम। याद रखिए ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। एक तो टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन था, उनका कोई भी भाई फ्रेश पानी में नहीं था, वैसे ही इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन है। स्टार की तरह इनकी जनरली बॉडी दिखती है। इनके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शन में आपको बाद में बताती हूं। अभी बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर इनके स्पाइंस होते हैं। इनका मुंह जो है लोअर या वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, एनस अपर या डोर्सल एंड पे प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकाइनोडर्मेटा लैक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन सेक्सेस डायोशियस हैं ये, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है। इनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या क्या कार्य करता है भैया? पहले तो इनको चलने में हेल्प करता है, लोकोमोशन के लिए मदद करेगा। दूसरा, खाने को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। और तीसरा, सांस लेने के लिए भी मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप कहेंगे ये बंदा जो है ये इकाइनोडर्मेटा है, नाम है इसका स्टारफिश, एस्टेरियास इसे कहते हैं। एस्टर का मतलब स्टार, एस्टेरियास बन गया स्टारफिश। तो आपसे पूछा जाए स्टारफिश फिश ना हो के क्या है, तो आप कहेंगे इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ओफ्यूरा क्या है? ब्रिटल स्टार। इकाइनस क्या है? सी अर्चिन। एंटीडोन क्या है? सी लिली। क्यूक्यूमेरिया क्यूक्यूम्बर, सी क्यूक्यूम्बर, ठीक, राइट। तो सी क्यूक्यूम्बर है, क्यूक्यूम्बर की तरह ये दिखता है। अगले वाले बंदे आगे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा नामक बंदे बेचारे आधे कॉर्डेट हैं आधे नॉन कॉर्डेट हैं, तो इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बांधते हैं नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के दरमियान। ये भी एनिमल एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इनके शरीर के 3 हिस्से, ये प्रोबोसिस हो गया, ये कॉलर हो गया और ये ट्रंक हो गया, कीड़ों की तरह दिखते हैं। 3 इनके बॉडी पार्ट होते हैं, राइट। हेमिकॉर्डेट्स पहले बेचारे माने जाते थे कि भैया, पहले ये माने जाते थे कॉर्डेटा के अंदर ये रखे जाते थे अंडर अ फाइलम। दे वर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो एक सब फाइलम में प्लेस किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया गया और नॉन कॉर्डेटा के अंदर सेपरेट फाइलम में रख दिया गया। इनको इनकी बॉडी के अंदर एक रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नॉट नोटोकॉर्ड, क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमोकॉर्ड। सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट दैट इज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड, जो कॉर्डेट का फीचर है, क्योंकि ये एक्टोडर्म से बनता है और ट्रू नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनता है। एग्जाम्पल आ जाता है बेलेनोग्लॉसस। ये जो आपको कीड़ा दिखाया गया है बेलेनोग्लॉसस है, ये एक तरह का हेमिकॉर्डेटा है और साथ में है सेकोग्लॉसस, ठीक है। तो 2 बंदे 2 नाम, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। आप कहेंगे ग्लॉसस शब्द से आप क्या समझते हैं? ग्लॉसा का मतलब होता है जीभ, टंग। तो इनका ऊपर वाला जो प्रोबोसिस हिस्सा है वो प्रोट्रूडेड टंग की तरह, जीभ निकली हुई की तरह दिखता है, इसलिए इनको टंग वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग वॉर्म। बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस कॉमनली कॉल्ड एज टंग वॉर्म्स। आगे हम इस फाइलम को बिलोंग करते हैं और यह फाइलम है कॉर्डेटा। कौन सी फाइलम बेटे? कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा का एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हमने दर्शाया हुआ है। इस कॉर्डेट के एम्ब्रियो में ये वाली जगह डोर्सल है और ये नीचे वाली जो है वेंट्रल है। ध्यान से देखने पे तुम्हें पता चलेगा कि ये जो हमारी कॉर्डेटा नामक फाइलम है, इसमें देखो एक तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो कि नर्व कॉर्ड और गट के दरमियान प्रेजेंट होता है। बेटा जो मैं एक लाइन जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सीधे से लफ्जों में एक सवाल आता है कि नोटोकॉर्ड किसके और किसके बीच में है। तो आप देख रहे हैं नर्व कॉर्ड और गट के दरमियान है और डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। मीजोडर्म से ये डिराइव्ड होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है और एम्ब्रियो के एंडोस्केलेटन की भांति ये काम करती है।
ठीक है, तो पहला फीचर ये है कॉर्डेट का। दूसरा है नर्व कॉर्ड। जो नर्व कॉर्ड होती है हमारी, जिससे हमारा CNS बनेगा, हमारा दिमाग और हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ये नर्व कॉर्ड। तो CNS बनाने वाला जो ये नर्व कॉर्ड है वो हमारे डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, हॉलो है, खाली है। ये अंदर तुम्हारा दिमाग, हमारा दिमाग खाली है, अब भूसा नहीं भरा हुआ है इसके अंदर। हमारे दिमाग के अंदर जो है CSF नामक फ्लूइड भरा हुआ है। सो हॉलो है, सिंगल है, और बाद में ये बनाएगा CNS। ठीक है, एक ही दिमाग है हमारा, तो हॉलो, सिंगल और डोर्सल। ठीक है, तीसरा फीचर है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। हमारे फेरिंक्स रीजन में इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं सब में। उसके बाद हम में सब में जो जमीन पे रहते हैं उनके सारे ये डिजनरेट हो जाते हैं। मछलियों के एडल्ट में ये फंक्शनल रहते हैं। सो दे रिमेन फंक्शनल ओनली इन द एडल्ट्स ऑफ मछली, बट दे डिजनरेट इन द अदर एडल्ट्स। और ये पोस्ट एनल टेल होता है, एनस के बाद वाला हिस्सा, दैट इज मेंट फॉर द बैलेंसिंग। ठीक है, अब इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कॉर्डेटा। हमने जो क्लासिफिकेशन है कॉर्डेटा की, सबसे पहले है यूरोकॉर्डेटा, फिर है सिफेलोकॉर्डेटा और फिर है वर्टिब्रेटा। याद रखिए, जो यूरोकॉर्डेटा है उसको ट्यूनिकेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर ट्यूनिसिन नामक स्ट्रक्चर का कवरिंग होती है। तो यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेट कह देते हैं। प्रिमिटिव कॉर्डेट है ये, पहले बने, हम एडवांस्ड कॉर्डेट हैं, वर्टिब्रेट है। ये प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैरीन है, खारे पानी में पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेट्स के अपने फीचर की बात करते हैं हम, तो यूरो का मतलब होता है टेल, पूंछ। इनमें जो नोटोकॉर्ड नामक स्ट्रक्चर है वो इनके लार्वा की पूंछ में पाया जाता है, इसलिए इन्हें यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है डोलियोलम, सैल्पा और एस्कीडिया। डोलियोलम, सैल्पा और एस्कीडिया 3 एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा के। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है, सिफेलो का मतलब हेड से लेके टेल तक एक्सटेंड करती है और पूरे जीवन काल में प्रेजेंट होती है, इन्हें हम कहेंगे सिफेलोकॉर्डेट। नाम है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस को कहते हैं लेंसलेट। बॉडी जो होती है इनकी लेंस की तरह, भाले की तरह दोनों तरफ से टेपरिंग होती है, इसलिए इनको लेंसलेट कहते हैं। वर्टिब्रेटा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स है वो एडल्ट स्टेज में बदल जाता है, वो अपना रूप बदल लेता है, या तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए उनको कहेंगे वर्टिब्रेट्स। ठीक है, राइट। So remember, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. अगर हम वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई करते हैं अब, तो वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है डिवीजन में। मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा, डिवीजन में डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेटा को। 2 डिवीजन कौन से, एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। ए का मतलब एब्सेंट, ग्नेथा का मतलब जॉज। भैया इनमें जॉज नहीं है, ना ही इनमें पेयर्ड फिन्स है। पेयर्ड फिन्स का मतलब ना ही पेक्टोरल रीजन के फिन्स है, ना पेल्विक फिन्स है। एक वेंट्रल फिन है, एक डोर्सल फिन है और एक टेल वाला फिन है। डोर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल फिन प्रेजेंट है, और साथ में कौन नहीं है, तो आप कहेंगे पेक्टोरल फिन नहीं है, ना ही पेल्विक फिन है, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है। एक ही क्लास है इसे ग्नेथा डिवीजन के अंदर, नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में जॉस प्रेजेंट होते हैं। ग्नेथो का मतलब होता है मुंह, सॉरी, ग्नेथो का मतलब होता है जॉ, स्टोमेटा का मतलब मुंह। सो द माउथ इज सराउंडेड बाय जॉस, दे आर कॉल्ड एज ग्नेथोस्टोमेटा। इनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं, साथ में पेयर्ड फिन्स और लिम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम इन्हें। सुपर क्लासेस कौन सी, एक मछलियां और एक टेट्रापोडा। मछलियों की क्लासेस, एक मछलियां हैं कॉन्ड्रिच थाइस और दूसरी मछलियां हैं ऑस्ट्रिच थाइस। टेट्रापोडा में आती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, ये टेट्रापोड्स में आते हैं बेटा। इसके बाद अगर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, साइक्लोस्टोमेटा नामक प्राणी मैरीन या खारे पानी में पाए जाते हैं। यह प्राणी मछलियों के शरीर के ऊपर एक्टोपैरासाइट की भांति रहते हैं। इनके शरीर के ऊपर स्केल्स नहीं होते। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो इनके हड्डियां नामक चीज होती हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। इनमें अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया, डोर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल फिन प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं।
साइक्लो का मतलब होता है गोल, स्टोमेटा का मतलब मुंह। सो दे हैव सर्कुलर एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ। सकिंग क्यों? क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं एंड दैट माउथ इज विदाउट जॉस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बंदा है जिसका नाम है पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन, ये नीट का सवाल आ चुका है। पेट्रोमाइजन जो होता है, इस पेट्रोमाइजन का एडल्ट जो कि समंदर में पाए जाते हैं, ये बंदे एग ले करने के लिए समंदर से रिवर की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बंदा, नीचे से ऊपर जब रिएक्शन होती है तो हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। यहां नीचे समंदर से रिवर की तरफ जा रहा है बंदा तो कहेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन। सो एनाड्रोमस माइग्रेशन इसने की एडल्ट्स ने। लीवर में रिवर में ये जाते हैं अंडे ले करने के लिए, स्पॉनिंग या रिप्रोड्यूस करने के लिए। रिप्रोड्यूस करने के बाद बेचारे एडल्ट कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जो इन्होंने अंडे ले किए हैं उनसे एक लार्वी बनते हैं जिन्हें एमोसीट लार्वी कहते हैं। ये लार्वी मेटामॉर्फोसिस के बाद अपने घर की तरफ रुख कर देते हैं और दोबारा समंदर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा बच्चों से एक सवाल पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि बताइए लाइफ ऑफ पेट्रोमाइजन स्टार्ट्स एंड एंड इन डैश एंड डैश वाटर रिस्पेक्टिवली। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कौन से पानी में इनकी लाइफ शुरू होती है और कौन से पानी में इनकी लाइफ खत्म होती है। कृपया करके जरूर बताइएगा, आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा बेटा। आगे है हमारी मछलियां हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ऑफ कोर्स मछलियां पाई जाती हैं पानी में, और हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, क्योंकि सांस लेती है ये गिल्स से। और गिल के जो फिलामेंट्स होते हैं, जब पानी से बाहर आ जाएगी मछली तो गिल फिलामेंट्स एयर के एक्सपोजर में आते ही चिपक जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डैमेज होने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से वो बेचारी मछली सांस नहीं ले पाती है और तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, सो भैया कॉन्ड्रिच थाइज नामक मछलियों के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्ड्रिच थाइज है, इसका नाम है स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश है ये। और ये डॉग फिश मछली, कुत्ता मतलब ये डॉग नहीं है, डॉग की तरह इसकी सेंस ऑफ स्मेल जो मानी जाती है इंक्रीज होती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं। ये प्रिस्टस है, सॉ फिश से कहते हैं। ये मछलियां आमतौर पर खारे पानी में पाई जाती है। देख रहे हो प्रिडेटरी होती हैं ये, शार्क्स वगैरह सारी की सारी कॉन्ड्रिच थाइज नामक इस क्लास को ही बिलोंग करती हैं। प्रेडेटरी है। स्किन के ऊपर इनके प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। इनका मुंह जो है वो वेंट्रल साइड पे होगा, इनका मुंह वेंट्रल साइड पे होगा। और याद रखिए इनके मुंह में बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरह डायरेक्टेड टीथ होते हैं, जो इनके मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्लेक्वाइड स्केल्स। इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो गिल स्लिट्स हैं। इनके गिल स्लिट्स के ऊपर कोई ढक्कन या गिल कवर या ऑपरक्यूलम नहीं लगा हुआ। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑफ कोर्स 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ब्लड एक ही दफा क्रॉस करता है दिल के थ्रू बिफोर रीचिंग द बॉडी सेल। तो दैट्स व्हाई इट शोज विच सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। जब बॉडी सेल में पहुंचने से पहले ब्लड एक ही दफा दिल से गुजरता है तो कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन ये शो करता है बेटा मछलियां। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्टिलेजिनस फिशेज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि मेल्स के पास एक तरह के कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्लैस्पर कहते हैं। तो क्लैस्पर जो है वो स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ये मोस्टली विविपेरस होते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं ये। ठीक है, रिमेंबर जो मछलियां होती हैं, जो ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, इनके अंदर इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नामक एक स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से ये बायोंसी अपनी बॉडी की मेंटेन नहीं कर सकती पानी में। इसलिए इन बेचारों को डूबने से बचने के लिए कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ये कभी नहीं सोती, इनको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है? स्विम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवॉइड सिंकिंग, इन ऑर्डर टू अवॉइड सिंकिंग। तो ये तो हुआ कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। बात करते हैं बोनी फिश के बारे में। जो बोनी फिश है इसमें ये वाली मछली आ गई, इसका नाम है कतला। कतला हिंदी में भी कतला कहते हैं, इंग्लिश में भी कतला कहते हैं। ये वाली मच्छी में मछली इस तरह से दिखाई गई है। वैसे ये पानी में वर्टिकली तैरती है, बड़ी क्यूट सी। हिप्पोकैम्पस है,
सी हॉर्स, वैसे ये घोड़ा नहीं है, घोड़े की तरह इसका इंटीरियर पार्ट दिखता है, इसलिए इसको सी हॉर्स कहते हैं। समंदर में ये पाया जाता है, पाई जाती है मछली। तो जो ऑस्ट्रिच थाइज होती हैं या बोनी फिशेस होती हैं बेटे, वो फ्रेश पानी और मैरीन पानी दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, जनरली ये ज्यादा कुछ प्रेडेटरी बेचारी नहीं होती है। इनकी बॉडी के ऊपर साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स होते हैं। इनका देखिए, आपका जो मुंह, इनका मुंह जो होता है वो टर्मिनल होता है। एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, आप कार्टिलेजिनस फिश को और बोनी फिश को बड़े आराम से पहचान सकते हो। कार्टिलेजिनस फिश का जो ये टेल फिन होता है वो हिट्रोसर्कल होता है। हिट्रोसर्कल का मतलब है ऊपर वाला लोब टेल फिन का बड़ा होता है, नीचे वाला जो लोब है टेल फिन का छोटा होता है। जबकि जो बोनी फिश है आप देख रहे हो, उसमें बोनी फिश में जो ये टेल फिन है वो होमोसर्कल है। ऊपर वाला और नीचे वाला जो लोब है, इसको एपिकॉर्डल लोब बोलते हैं, इसको हाइपोकॉर्डल लोब बोलते हैं। तो ये दोनों लोब इक्वल साइज के होते हैं, इसलिए ये होमोसर्कल टेल फिन है। तो टेल फिन से पहचान जाओगे भैया ये बोनी फिश है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, और इनका टर्मिनल माउथ भी होता है। बोनी फिश में 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और उनके ऊपर ढक्कन लगे होते हैं जिन्हें ऑपरक्यूलम कहा जाता है। अगेन 2 चैम्बर्ड हार्ट है मछली में, सिंगल सर्कुलेशन शो करता है। फर्टिलाइजेशन इनमें पानी में होती है, मतलब बॉडी के बाहर पानी के अंदर, बॉडी के बाहर पानी के अंदर। तो यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई। और ओवीपेरस है, अंडे ले करते हैं। इनमें एयर ब्लैडर होता है, तो ये पानी की किसी भी हाइट में बिना स्विम किए एज इट इज रह सकती हैं। बोनी फिशेस, और बोनी फिशेस में एग्जाम्पल, रिमेंबर अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो ये वाली मछलियां, ये वाली मछली जो है वो समंदर में पाई जाती है। सी हॉर्स ये है कतला जो फ्रेश पानी में पाई जाती है, और भी है लेबियो जो फ्रेश पानी में पाई जाती है। एक्वेरियम की फिशेज हैं, आप एक्वेरियम अगर घर में रखते हो, 2 तरह की फिशेज है उसमें, एक है आपकी कैट फिश, क्लैरियस कहते हैं, दूसरी है बेटा फाइटिंग फिश, फ्लोइंग से फिन होते हैं, और तीसरी है टेरोफाइलम एंजल फिश होती है जिसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं जो उसकी पूरी बॉडी पे एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर एक्सटेंड करती हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब लाइफ, वो जानवर जो दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मतलब दोनों जगह जी सकते हैं, जमीन पे भी और पानी पे भी, कहलाते हैं एम्फीबियंस। क्या कहलाते हैं बच्चे? एम्फीबियंस। ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है इनकी। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्किन के ऊपर कोई स्केल्स ना ही होवत, इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होवत। मॉइस्ट होने की वजह से वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, तो स्केल होंगे तो ऑफकोर्स स्किन से सांस वो नहीं ले पाएंगे। एंडोस्केलेटन इनमें कार्टिलेजिनस होता है। क्लोइका नामक चीज इनमें प्रेजेंट होती है। क्लोइका एक चैम्बर होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन होता है। सो क्लोइका इज प्रेजेंट इन एम्फीबियन। रेस्पिरेशन ये स्किन, बकोफिरेंजियल कैविटी और लंग्स से लेते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट है एम्फीबियंस का। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनीज होती हैं बेटे, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनीज है। फर्टिलाइजेशन पानी में होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें। पैरिटी, बच्चे कैसे, मतलब ये एग प्रोड्यूस करते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, तो ओवीपेरस होते हैं ये। और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, याद रखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आई हैव टोल्ड यू कि लार्वल स्टेजेस इनमें प्रेजेंट होती है। बॉडी के 2 हिस्से हैं एम्फीबियन में, एक है हेड और दूसरा है ट्रंक, एक है हेड और दूसरा है ट्रंक। कुछ एम्फीबियन में टेल भी प्रेजेंट होती है, तो यह एम्फीबियन टेल्ड एम्फीबियन है, इसका नाम है सैलमेंड्रा। तो आपसे पूछा जाए टेल्ड एम्फीबियन का नाम बोलो, तुम कहोगे सैलमेंड्रा है, राइट। एग्जाम्पल सवाल, एग्जाम्पल बेस्ड सवाल आते हैं। तो ये राना है, ये राना, टिग्रीना है, फ्रॉग है ये, बुफो दूसरा, टोड है, हाइला ट्री फ्रॉग, इच्थियोफिस रिमेंबर कौन सा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब्स नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड इच्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। इच्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन का नाम है बेटे। अब रेप्टाइल्स के बारे में चर्चा करते हैं। रेप्टाइल का मतलब रेपेटियर मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड, जो रेंगते हैं, जो क्रीपिंग या क्रॉलिंग करते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं, यूजुअली जमीन पे रहते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। स्किन के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं और इनकी स्किन एंड ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम नामक लेयर इनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन इनका बोनी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स प्रेजेंट है सब में।
क्लोएका प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में। उसके बाद है रेस्पिरेशन, ये ट्रू वर्टिब्रेट है, ट्रू टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, जमीन पे जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो ये लंग्स से सांस लेते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स का, क्रोकोडिलियंस को छोड़कर, जिनमें एलिगेटर, गैवियलिस और क्रोकोडाइल्स 3 तरह के जानवर शामिल हैं। एक्सक्रीशन के लिए किडनीज है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, याद रखिएगा। ओविपेरस होते हैं, ये अंडे ले करते हैं, क्लिडोइक एग, शेल्ड एग्स ले करते हैं ये, ताकि डेसिकेशन ना हो सके एम्ब्रियो की। डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, कोई लार्वा इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट नहीं होता। जो सांप होते हैं और लिजर्ड होते हैं, अपनी स्किन को अपने स्केल्स को स्किन कास्ट निकाल देते हैं, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया आप जरूर बताइएगा। व्हाट इज द प्रोसेस इन विच स्नेक्स एंड लिजर्ड shed their scales as a skin cast? What is that process called? So I hope आप बच्चे जो है वो मुझे सुन रहे हैं और इस सवाल का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एग्जाम्पल आपके रेप्टाइल्स के, पहला है चिलोन, चिलोन को कहते हैं टर्टल। दूसरा है टेस्टुडो, टेस्टुडो है टर्टोइस। फिर है कैमिलियन, ट्री लिजर्ड। फिर है कैलोड्स, गार्डन लिजर्ड। हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड। सो ये कैमिलियन है, गिरगिट है, ये कैम्यूफ्लेज शो करता है, अपना रंग सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली बदल देता है। पॉइजनस स्नेक में हमारे पास है वाइप्रा, वाइपर, विंगारस जिसे क्रेट कहते हैं, नाजा नाजा मित्रा तो दूर, ये है कोबरा, नाजा नाजा कोबरा जो है वो एक पॉइजनस स्नेक है, और ये क्रोकोडिलस है, क्रोकोडाइल। 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं पक्षी, एव्स। एव्स मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं पक्षी, और मोस्ट ऑफ देम उड़ सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़ के। इनकी हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स होते हैं और स्किन के ऊपर फैदर्स होते हैं। इनकी स्किन जो है उनमें हॉलो होती है, हॉलो इसलिए ताकि ये बॉडी के वेट को घटा सके। बॉडी का वेट घटना जरूरी है, दैट्स अ फ्लाइट अडेप्टेशन। न्यूमैटिक बोन्स है, ओसिफाइड बोन्स होती हैं, अगर हड्डियां हैं तो हड्डियों के अंदर ओजिन प्रोटीन जमी होती है लेकिन अंदर से खाली होती है। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर है क्रॉप और गिजर्ड। याद रखिए नीट का ये क्वेश्चन आ चुका है, क्रॉप और गिजर्ड कौन कौन से जानवरों में प्रेजेंट हैं। सो याद रखिए एक तो पक्षी और एक कॉकरोच, इन दोनों में क्रॉप और गिजर्ड एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एव्स, एक सेकेंड बेटे, एव्स, हाँ एव्स जो है उनमें लंग्स से रेस्पिरेशन होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और इनके लंग्स के साथ छोटे छोटे डब्बे जुड़े होते हैं जिन्हें एयर सैक्स कहते हैं, और एयर सैक इनमें सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। इनमें एक्चुअली डबल रेस्पिरेशन होती है। डबल रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इसको डिटेल में करने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। एनिमल किंगडम को जितना भी खींचते जाएंगे ये खींचती ही चली जाएगी, तो जितना जरूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। पल्मोनरी रेस्पिरेशन है और एयर सैक सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को, मतलब इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। 4 चैम्बर्ड हार्ट है इनमें। किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए। सेंस ऑर्गन्स में कान है जो कि टिम्पैनम की फॉर्म में है, पिन्ना नहीं होता अभी तक यहाँ पे जानवरों में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, और ये अंडे ले करते हैं, ओविपेरस होते हैं। इनमें 4 लिम्स मॉडिफाई होती हैं पंखों की फॉर्म में। इनकी स्किन ड्राई होती है, स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होता, और सिर्फ इनकी टेल की बेस के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे ऑयल ग्लैंड कहते हैं, प्रीन ग्लैंड कहते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं, जो इनके विंग्स को वाटर प्रूफ बना देता है। इसलिए पक्षी के ऊपर बारिश का कोई असर नहीं होता, वो उड़ता रहता है। ऐसा नहीं होता कि बरखा की वजह से उसका भार बढ़ गया, उसके विंग्स गीले हो गए और वो उसका भार बढ़ने की वजह से गिर गया। सो रिमेंबर उसके जो फैदर्स होते हैं वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑयल ग्लैंड एक ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करता है इसके पूरे फैदर्स के ऊपर। एग्जाम्पल है हमारे पास कोरवस है कौआ, साइटाकुला है तोता, पैरट, कोलंबा हमारा पिजन। फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन कौन सी है? स्ट्रूथियो जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, एप्टेनोडाइट कौन? पेंगुइन, अगेन फ्लाइटलेस बर्ड है एप्टेनोडाइट। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मेमेलिया पे। मेमेलिया टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक पानी में भी रहते हैं। हमारी जो लिम्स होती हैं वो they are adapted either to fly, there are mammals which can fly, for example bat can fly, swim, for example whale,
कैन स्विम, वॉकिंग एक्सेट्रा। स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, हूफ्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है बेटे। इसके बाद याद रखिए हमारा एंडोस्केलेटन बोनी होता है। हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमारे मुंह में तरह तरह के दांत होते हैं, हिट्रोडोंट दांत होते हैं हमारे, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। हम सांस लंग से लेते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है और डबल सर्कुलेशन फीचर है हमारे हार्ट का, वो आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। किडनी है एक्सक्रीशन के लिए। हमारे पास हम पहले बंदे हैं जिनके पास पिन्ना प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट है हमारे पास। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, सो हियर मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स। मैमेलिया में पर्टिकुलर फीचर है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सो मेमरी ग्लैंड्स के नाम के ही ऊपर मेमेलिया शब्द बना है, राइट। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, आपकी पीठ इसमें गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं मोस्ट ऑफ मैमल्स में। ठीक है। एक सवाल आता है कि जो जिराफ है वो एक मैमल है, लेकिन जिराफ की गर्दन और आपकी गर्दन के कंपैरिजन तुलना की जाए तो जिराफ की गर्दन है लंबी होती है, तुम्हारी गर्दन है छुटकू सी। तो बताइए क्या जिराफ की गर्दन में जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो ज्यादा होती है, इसलिए उसकी गर्दन की जो साइज है या लेंथ है वो ज्यादा होती है? क्या रीजन है कि जिराफ की गर्दन जो है इतनी लंबी होती है in comparison to us? So I'll more than happy if you'll answer my question. Please do let me know in the comment section. Example: pteropus, flying fox, pteropus, flying fox, mammal है. Camellius, camel है. Ractus, चूहा. Canis, dog. Felis, बिल्ली. Macropus, कंगारू. Equus, horse. Delphinus, dolphin. Panthera, leo, lion. Or Balanoptera, blue whale. And we people, Homo sapiens, sapien, human being, modern human being are also mammals. So my dear, I have completed all the content of the animal kingdom, all the content which was given on NCERT. I have completed it, and hopefully you have heard me. आप सुने हो, मुझे नहीं सुने हो, फिर भी कोई बात नहीं, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट इट एंड इट इज अ क्विक रिवीजन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द नीट। अगर आप इस लेक्चर को 2 या 3 बार सुनोगे, समझोगे, बड़े आराम से इत्मीनान से आपको समझ में आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक करके आओगे। ये मेरा आपसे वादा है मेरा आपसे ये। सो अपनी तैयारी जो है वो पूरे अच्छे तरीके के साथ करते रहें। इस तैयारी में मैं आपका साथ जरूर दे रही हूं और दूंगी, और मेरी ब्लेसिंग्स आप बच्चों के साथ है। कीप वर्किंग, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।